नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा तिवारी। शिक्षा के क्षेत्र में नए नित बदलाव हम लगातार देख रहे हैं। कोरोना काल था और उस दौरान भी जो शिक्षा स्तर था छत्तीसगढ़ का वो लगातार बढ़ा रहा। प्रयास राज्य सरकार के काफी रहे थे इसमें, और उन्हीं प्रयासों के संदर्भ में आज हमें जानकारी देंगे कैबिनेट मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, प्रेमसाय सिंह टेकाम जी। स्वागत है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। बेसिकली देखा जाए कोरोना काल था सर, और ऐसे में एक अगर कहा जाए तो चिंता का विषय था कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उस व्यवस्था को किस प्रकार से दुरुस्त किया जाए, एक बड़ा चुनौती भी था सरकार के लिए। किस प्रकार से मैनेजमेंट इसका पूरा हो पाया था? देखिए, कोरोना जब आया तो सबसे पहले शैक्षणिक संस्थाएं बंद की गई और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो बच्चों का हुआ। तो ऐसे में उनकी जब कोरोना काल में जब स्कूल बंद रहेंगे तो उस समय किस ढंग से पढ़ाई की जाए, कैसे उनकी पढ़ाई होगी, जो बच्चे जो किस प्रकार से उनको पढ़ाई को निरंतर उसमें बना रहे, इसके लिए यहाँ पढ़ाई तुम्हार द्वार एक बनाया गया और उसमें जो बच्चे हैं उनको जो जोड़ा गया, जो अच्छे जो टीचर हैं उनको जो जोड़ा गया, ताकि उनकी ऑडियो वीडियो जो लेक्चर होंगे या उनके द्वारा जो पढ़ाए जाएंगे तो पूरा आपको ऑनलाइन के माध्यम से उनकी पढ़ाई वो लोग कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था किया गया और बहुत से हमारे शिक्षक इसमें भाग लिए और बच्चों की जो पढ़ाई में उनमें निरंतरता बनी रही। स्कूल जो बंद हुआ कोरोना काल में उसमें पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना आए, इसलिए इसको शुरू किया गया। और हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल ने तो ये भी कहा कि जो हम लोग ऐप जो बनाए हैं CG.in इनके जो बनाए थे उसमें, तो उसमें जो भी जुड़ रहे हैं तो उन्हें कहा कि केवल छत्तीसगढ़ के लोग ही नहीं बल्कि जो हिंदी भाषी जो लोग जो स्टेट हैं वहाँ के भी अगर बच्चे भी पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। और इसका निश्चित रूप से इसका लाभ हुआ। और इस दौरान जो भी पढ़ाई हुआ, चाहे वो पढ़ाई तुम्हार द्वार हो, चाहे मोहल्ला क्लास हो, या बहुत से जो नवाचार हमारे टीचरों ने किया, कोई वीडियो के माध्यम से, कोई मिस कॉल के गुरुजी के नाम पे, कोई छतरी वाले गुरुजी के नाम पे, कोई टीवी वाले गुरुजी के नाम पे, इतना अपने अपने ढंग से वो लोग पढ़ाई किया। और इसका जो यहाँ पर लोग देखे, इसकी चर्चा अपने छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे हिंदुस्तान में रहा। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसकी बहुत तारीफ की, नीति आयोग ने भी इसका बहुत तारीफ किया कि छत्तीसगढ़ में जो नवाचार जो देखा जा रहा है कोरोना काल में, वो बेहतर ढंग से यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था उसमें की गई। वो पारा मोहल्ला में भी जहाँ किसी का पर्ची मिल गया या कोई सार्वजनिक स्थान मिल गया, कोई मंदिर का जो टेरिस मिल गया, उसमें बैठ के कम संख्या में दूर दूर बैठा के उनको पढ़ाया गया। तो बच्चों में भी रुचि उसमें आई और जो हमारे उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें भी इस प्रकार की जो रुचि आई। और हम लोगों ने वो चाहे अभी जो स्टार लगा था उसमें भी दिखाने का प्रयास किया। हमारे राष्ट्रीय नेता उसमें आए तो वो भी देखे, बड़ी उसकी तारीफ भी की। और जो हम लोग का स्थापना दिवस होता है उसमें भी हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की, देखा है उसको। तो जो ऑनलाइन पढ़ाई तुम्हारे द्वार, मोहल्ला तुम्हारा पारा में जो पढ़ाई हुआ, जिन क्षेत्रों में आपने कई लोगों ने शंका की कि अब जो पढ़ाई तुम्हारे द्वार में जो अपन ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ऐसे कई जगह है जहाँ पे रिमोट एरिया, जहाँ पर नेटवर्क नहीं रहते हैं, वहाँ पे किस ढंग से पढ़ाई करेंगे। तो वहाँ पर जो हाट बाजार लगते हैं, तो हाट बाजार में हमारे टीचर वहाँ पे गए और उन्होंने ब्लूटूथ होता है एक, उसमें किसी प्रकार की नेटवर्क की आवश्यकता उसमें नहीं होती है, तो ब्लूटूथ से उसमें रिकॉर्डिंग करके और उनको दिया गया उनके पेरेंट्स को। और बच्चे को जब जरूरत पड़े, जब या किसी काम में गया होगा या घर में नहीं है, जब वो आया तब ब्लूटूथ तुरंत के ऑन करके। तो टेकाम जी, माना जा सकता है जो नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने उपयोग किए, शिक्षा का स्तर उसी के चलते बढ़ा हुआ है प्रदेश में? निश्चित रूप से उसमें पढ़ाई मतलब देखिए, जो ऑफलाइन जो पढ़ाई होती है वो अलग है, उसके तो बराबरी हम नहीं करते, लेकिन एक विकल्प के रूप में, इस विकल्प के रूप में हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई किया था, पढ़ाई तुम्हारे द्वारा और पढ़ाई तुम्हारे पारा। तो इसका एकदम से जो बिल्कुल कि पढ़ाई स्कूल बंद है तो कैसे किया जाए, तो उसमें कुछ पढ़ाई की निरंतरता उसमें रही उसमें, तो इसका लाभ। ऑनलाइन कक्षाओं की बात आपने कही, कैसा
चुनौती भरा रहा होगा, क्योंकि मैनेज करना था, तमाम बच्चों को उससे जोड़ना था और ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करना था। वो कैसा चुनौती भरा सफर रहा था? नहीं, बहुत चुनौती भरा सफर था। एक तो जिसमें कोरोना काल था, उसमें जानते कि बिल्कुल डिस्टेंस बना के रखना था, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, लोगों में इतना भय और डर था। लेकिन फिर भी हमारे जो टीचर हैं अपने जान को जोखिम में रखते इन्होंने नवाचार किया, और नवाचार के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई किया, जिससे लोगों में उसमें पढ़ सके, उसमें निरंतरता उसमें आ सके। उसमें नेटवर्किंग की एक बात आपने कही थी मंत्री जी अभी कुछ देर पहले, तो बाहुल्य एरिया बहुत सारे हैं छत्तीसगढ़ में, उन क्षेत्रों में नेटवर्किंग नहीं हो पाती है। कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे परिजन होते हैं जिनके पास मोबाइल की भी सेवा नहीं है, उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई? नहीं, मैं शुरुआत में कहा ना कि जो स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास छोटे फोन हैं, तो ऐसे फोन में अगर मान नेटवर्किंग भी अगर कम है तो ब्लूटूथ एक होता है, तो ब्लूटूथ के माध्यम से उसमें रिकॉर्ड कर लिए और टीचरों की जो पढ़ाई का जो लेक्चर है उनका, और बच्चा कभी कभी ये होता है कि एक परिवार में एक ही मोबाइल है, या उनके माता पिता कहीं काम में चले गए तो वो साथ में ले गए, और जब जब वो आए तभी वो मोबाइल देखने को मिलता था। तो उस समय उस मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करके बच्चा पढ़ाई कर सकता है। तो ये जहाँ पर नेटवर्किंग की नहीं है, और उसमें बहुत सी उसमें संस्थाएं भी लगी थी इसमें, कि ताकि कोरोना काल में अच्छे लोगों की पढ़ाई हो सके। तैयारियां काफी अच्छी रही थी विभाग की, लेकिन इससे फायदे की अगर हम बात करें, कितना फायदेमंद रहा था इस पूरे कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास से? नहीं, काफी हद तक हम लोगों ने इसमें सफलता उसमें हासिल की, और लोगों में पढ़ाई वहां तक पहुंचा है। लेकिन जितना ऑफलाइन में पढ़ाई हो सकता था वो तो उसके मुकाबले में तो नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि बंद थी स्कूल, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे थे, और ऐसी पीरियड में एक विकल्प के रूप में हम लोगों ने शुरू किया था। बिल्कुल, तो विकल्प था। वर्तमान स्थितियों को अगर देखें मंत्री जी हम, तो अब कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है, और ऐसा भी प्रयास किया जा रहा है कि अब ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन पुनः किया जा सकेगा। निश्चित रूप से जो हम लोगों ने तय किया था उसमें ये क्या था कि हर जिले की, हर ब्लॉक की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। तो हमने कहा कि हर जिले में एक उनको ये कहा जाए कि जिन जिलों में संक्रमण दर कम रहेगा, 4% से कम रहेगी, ऐसे जिलों में स्कूल का संचालन हो सकता है, पूरे कोविड के जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए। तो अभी बीच में बहुत बढ़ गया तो सारे स्कूल बंद हो गए थे, लेकिन अब चूंकि अब कम हो रहा है, तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर 4% से कम हो गए। तो ऐसे जिलों में स्कूल खोलने की प्रक्रिया होनी चाहिए, उसमें हम अभी लोगों से बात करेंगे। लेकिन फिर भी आज कई जिलों में ऐसे हैं जहां पर 8% से ऊपर है, तो ऐसे जिलों को तो अपन नहीं कर सकते। लेकिन जहां संक्रमण दर कम हो रहा है वहां पर बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अब हमारे बोर्ड की परीक्षाएं भी आने वाली हैं। यही सवाल आ रहा था मंत्री जी की 10वीं 12वीं की परीक्षा है, तैयारियां किस प्रकार से होगी? ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन फिर से हो रहा है, ऑफलाइन माध्यम से ही परीक्षा का आयोजन किया जाना है, तो उसके लिए किस प्रकार की तैयारियां हो रही है? नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा कि जो संक्रमण दर जहाँ कम हो रहा है स्कूल का संचालन वहाँ पर होगा, और ऑफलाइन पढ़ाई वहाँ पर होगी। और परीक्षाएं जो हमने तय किया है 10वीं और 12वीं का, 2 मार्च और 3 मार्च से आरंभ होगी। तो वो उसकी जो समय सारणी उसकी जारी कर दी गई है, और वो तो ऑफलाइन ही हम लोग होंगे। उसमें देखने वाली बात यह रही कि हम लोगों ने उसकी जो सेंटर होते थे पहले कम सेंटर, और उसमें अधिक बच्चे उसमें आते थे, हम लोगों ने सेंटर को बढ़ाने का उसमें किया है कि जो बच्चा जहाँ पर पढ़ाई कर रहा है वो उसका सेंटर वही होगा, तो ताकि मतलब उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और जो अगर मान ली कोई बच्चे जिस समय उसके एग्जाम है वो मान संक्रमित हो गया, कुछ हो गया, तो उसके अलग अलग से बैठने की व्यवस्था उसमें रहेगी। कोरोना गाइडलाइन के तहत अगर हम देखें, बच्चों का एग्जाम है, ऐसे में ये एक समस्या हो सकती है कि बच्चों को सुरक्षित रखना, वो कितना चुनौती भरा कार्य हो सकता है? नहीं, हम लोगों ने तो निर्देश दिया है कि जो टीचर हैं जिनको कोविड का टीका लगा है वही उसमें आए, और अगर मान लीजिए अगर होंगे वहाँ पर बच्चे, अगर स्कूल अगर खुलेंगे तो हम लोग ये भी कहें कि जो टीचर हैं जिनके टीका लग गया है वही उसमें आए। और बच्चों में अगर किसी को अगर सर्दी खांसी हो रही तो बिल्कुल उसको आने के लिए उसको मना करेंगे भी क्या। तो जो जिन बच्चों में संक्रमण है या फिर कोरोना से जो बच्चा ग्रसित है, तो उन्हें बैठाने के लिए या उनका परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है? नहीं, मैंने कहा कि अगर कोई परीक्षा के समय अगर कोई बच्चा अगर संक्रमित अगर होता है
तो जैसे स्कूल की परीक्षाएं चल रही हैं, तो जो हाल जहाँ पर तय हुआ कि वही स्कूल उनके लिए सेंटर होगा, तो उसके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था उसके लिए रहेगी। बिल्कुल, तो संक्रमित जो बच्चा होगा उसके लिए एक अलग बैठने की व्यवस्था होगी। मंत्री जी, हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही कक्षाओं के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें गहन एक चिंतन किया जाए, कितना अगर स्तर इसमें हम देखें तो कितना स्तर में सुधार आया, ऑनलाइन कक्षाओं के ज्यादा क्या फायदा जो अगर हम देखें ऑनलाइन कक्षाओं के मुकाबले ऑफलाइन कक्षाओं में, तो कौन सा कक्षाएं बेहतर रही बच्चों के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए? देखिए, बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए तो बेहतर तो होता है ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में जो बच्चे उसमें आते हैं, टीचर उसमें पढ़ाते हैं, तो बच्चों के भी हाव भाव और मतलब प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो एक विकल्प के रूप में, जैसे हमने कहा कि विकल्प के रूप में पढ़ाई उसमें होता है, तो बेटर तो ऑफलाइन ही होता है पढ़ाई के मामले में अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, तो बेटर जो है ऑफलाइन कक्षाएं जरूर मानी जा रही है। हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें मंत्री जी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से सुदृढ़ बनाया जा रहा है, इसके अलावा उस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का किस प्रकार से प्रयास वर्तमान में संचालित? देखिए, कोविड के समय जो बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ है, ये बात तो सही बात है कि कुछ तो उसमें पढ़ाई में कुछ कमी आई है, तो जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको भरपाई करने के लिए हम लोगों ने कई कार्यक्रम दिए हैं। नवाचार उसमें सीख का कार्यक्रम दिया है, पढ़ाई तुम्हारे द्वार के पार्ट 2 भी उसमें हम लोग ने शुरुआत किया है, ताकि जो गैप है या जो लर्निंग लॉस हुआ है उसकी भरपाई उसमें हो सके। हमारे पास पूरे बच्चों का, पूरे स्कूल का डाटा हमारे पास है कि कौन से बच्चा क्या स्तर में वो मतलब वो पढ़ाई अभी कर रहा है, उसको किस स्तर पर होना चाहिए, तो उसकी भरपाई हम कैसे हमने सीख कार्यक्रम दिया है, हमने बहुत सारे और अन्य नवाचार कार्यक्रम दिया है, जिससे कि बच्चों का जो स्टैंडर्ड एक होना चाहिए वो स्टैंडर्ड में वो पहुंच सके। और अगर वहां नहीं पहुंच पाता है तो वहां के टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो टीचर उस बच्चों को उस लेवल तक कैसे लाए, कितना प्रयास करना पड़ेगा, ये सारे कार्यक्रम उसमें दिए ताकि जो उनका लर्निंग लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो सके। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था थी। क्या किसी प्रकार की समस्या आई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर नेटवर्किंग की समस्या हम देख सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मोबाइल की उपकरण नहीं है, या कोई ऐसे बच्चे जो काम करने जाते हैं या फिर जिनकी फैमिली काम करने जाती है तो वो उस क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहे जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था है, तो उनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था उस क्षेत्र? नहीं, जिन क्षेत्रों में नेटवर्किंग नहीं है या इंटीरियर है या सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ नेटवर्क नहीं हो सकती है, स्मार्टफोन भी नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में नवाचार के माध्यम से, वो चाहे लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ाई हो, चाहे मिस कॉल के माध्यम से पढ़ाई हो, चाहे छतरी वाले गुरुजी के, मतलब अपने अपने ढंग से लोगों ने पढ़ाने का जो सिस्टम लागू किया, निश्चित रूप से उसमें रोचक जानकारी भी मिली और पढ़ने में लोगों के वहां पर आए भी, पेरेंट्स भी उसमें काफी उसमें सहयोग किया, अपने घर का पर्ची उन्हें उपलब्ध कराया, कई ऐसे जगह भी उपलब्ध कराई ताकि बच्चों का पढ़ाई उसमें निरंतरता बनी रहे। शिक्षा विभाग के साथ आप आदिम जाति कल्याण विभाग भी देखते हैं मंत्री जी। गुंडाधुर जयंती आज है और ऐसे में जो भूमकाल आंदोलन है, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गुंडाधुर हमारे रहे, बस्तर में काफी उन्होंने भूमकाल की सेना का गठन भी किया और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया, निश्चित रूप से आदिवासियों के बीच में रहे और उनको बिल्कुल आज नमन करते हैं। और आदिवासियों के हित में बहुत से हम लोग निर्णय लिए। एक तो जो आपने देखा हो कि लोहांडीगुड़ा में जो ट्राइबल के जमीन, वहाँ पर जो फैक्ट्री खोलने वाला था उसमें लिया गया था, उसमें एक कानून बना था कि जो फैक्ट्री अगर कहीं भी जमीन अगर लेता है और 5 साल तक अगर उसमें अगर फैक्ट्री नहीं लगा पाता है तो जमीन उनको वापस कर दिया जाए। उसी कानून के तहत लोहांडीगुड़ा में हम लोगों ने ये जो जमीन जहाँ टाटा की फैक्ट्री लगने वाली थी वो नहीं लगा और हमने आपके वहाँ पर 1700 एकड़ करीब जमीनों को वापस किया। ये तो, और आदिवासियों के लिए अगर हित में देखें तो कोरोना काल के समय जो जंगल क्षेत्र है, वो चाहे बस्तर का हो, चाहे सरगुजा का हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में जहाँ लघु वनोपज होते हैं, तो लघु वनोपज उन क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी, चाहे गैर आदिवासी दोनों, लेकिन वनवासी जो रहते हैं उनको काफी इसमें फायदा हुआ। और हम लोगों ने पहले 7 वनोपज की खरीदी करते थे, अब 61 वनोपज की खरीदी कर रहे हैं और इसका सीधा सीधा लाभ वन क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों को मिला है।
पिछले दिनों केंद्र के आदिम जाति कल्याण मंत्री यहाँ पर आए थे। उन्होंने इस बात को कहा कि, और हम लोग ने भी इस बताया कि जितने पूरे देश में जितनी लघुपन उपज की खरीदी हुई उसका 74% अकेले छत्तीसगढ़ ने किया, और लगभग इतने करीब 125 करोड़ के आसपास, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन लगभग उतना उनको पारिश्रमिक के रूप में मिला। हम लोगों ने जो ट्राइबल क्षेत्र में जो तेंदुपत्ता बहुत ज्यादा में होते हैं, महुआ बहुत ज्यादा होता है, उसके रेट में भी वृद्धि किया। जो महुआ 15 रुपए किलो बिकता था, खरीदी थी, उसको हम लोग ने 30 रुपया किया। उसका फायदा ये हुआ कि हम लोगों ने अगर 30 रुपए की खरीदी रेट सरकारी तौर पे, तो मार्केट में जो व्यापारी हैं वो उसको कोई 35 रुपए में खरीद रहा है, कोई 36 रुपए में खरीद रहा है। तो 15-17 रुपए का महुआ सीधे डबल अगर खरीदी हो रही है, तो इसका सीधा लाभ सीधे बनवासी क्षेत्र में लोगों को मिला। तेंदुपत्ता के लिए हम लोगों ने जो 250 रुपया प्रति मानक बोरा था, उसको 4000 रुपये प्रति मानक बोरा किया। तो वन क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए जो उनके लघु वनोपज है उसकी खरीदी, और न केवल खरीदी करने के बाद उसको वैल्यू एडिशन किस प्रकार से किया जाए। जो हमारा हरा बहरा खरीदते हैं तो हम 10 रुपया में खरीदते हैं उसको, और उसी को अगर उसको अच्छी से उसको पीस के बढ़िया उसको करके अगर बेचें तो उसका रेट ज्यादा होता है। तो हम तो ये प्रयास करें कि जो लघु वनोपज से खरीदी हो रही है, जो हमारे समितियां खरीदी हो रहे हैं, उसका प्रोसेसन उसका करके उनका वैल्यू एडिशन के प्रकार से किया जाए, और बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उससे टाई अप करके कि भाई आपका जो नाम्स होगा उसी के आधार पर इसमें हम वैल्यू एडिशन करेंगे और उस कंपनी को आप बेचेंगे, तो उसको भी फायदा होगा और हमारे जो वन क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको भी फायदा होगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के आदिवासी क्षेत्र, वन क्षेत्र में रहवासी तमाम लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। मंत्री जी, हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे थे और आपने बताया भी कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए पढ़ई तुहर द्वार एक नवाचार अपनाया गया राज्य सरकार की ओर से। किस प्रकार की योजना थी और कैसे बच्चों को उससे शिक्षित किया गया? नहीं, एक जब कोरोना काल में जब स्कूल बंद थे तो कोई ना कोई तो अपने को सोचना था कि क्या इसमें आखिर क्या इसके उपाय किया जाए। तो शुरुआत एक्चुअली हम ही लोगों ने किया छत्तीसगढ़ में कि पढ़ाई तुम्हार द्वार और पढ़ाई तुम्हार मोहल्ला पारा। तो इसमें पढ़ाई तो निश्चित रूप से जो हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे थे वो कम से कम वहां पर आए, और पेरेंट्स लोगों ने भी इसमें काफी सहयोग किया और पढ़ाई। मोहल्ला क्लास को भी इसी से जोड़ा जा सकता है। हाँ, ये उसी का पार्ट है। ये मोहल्ला क्लास जो ये भी इसका इसी का पार्ट है, उसी नवाचार का है। अलग अलग ढंग से लोगों ने उसका शुरुआत किया, लेकिन कुल मिला के उद्देश्य था कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई में कैसे निरंतरता जारी रहे, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। अच्छा मंत्री जी, इस दौरान एक चुनौती आप लोग के समक्ष रही होगी, शिक्षा विभाग के समक्ष रही होगी। पेरेंट्स थे, अधिकांश पेरेंट्स जो है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के काफी चिंतित थे। क्या ऐसी स्थितियां भी बनी कि पेरेंट्स जो है बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं भेज पा रहे हैं कोरोना काल को देखते हुए? नहीं, तो जिस समय कोरोना काल था और हमने पढ़ाई तुहर द्वार और पढ़ाई तुहर पारा का जो शुरुआत किया था, तो उसमें हम लोगों ने यही कहा कि जो भी टीचर अगर वहाँ पढ़ाना चाहते, चाहे लाउड स्पीकर से पढ़ाई हो, जो भी टीचर वहाँ पढ़ाना चाहते हैं तो पालक की सहमति उसमें जरूरी था। उसमें पालक खुद इसमें चाह रहे थे कि घर में अगर रह के लड़का कुछ नहीं कर पा रहा है, नहीं पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम मोहल्ला क्लास में जाके पढ़ाई तो जो पारा है उसमें जाके, और उन्होंने खुद ने अपने घर के कोई पर्ची को अवेलेबल करवाया। कई जो सार्वजनिक अपना भवन बनते हैं उसके जो टेरिस है उसके जो पर्ची है उसको उपलब्ध कराए। तो उसमें जो पेरेंट्स है उनका भी सहयोग रहा, बच्चे का भी उसमें रहा, और टीचर जो हमारे खास करके जो कोरोना काल की संकट की घड़ी में अपने जान को जोखिम रख करके वो जो पढ़ाई की, ये उनके लिए उन्होंने काम किया। उसमें कोरोना काल और उन परिस्थितियों पे हम चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान एक कठिन परिस्थिति ये भी थी, कई बच्चे अनाथ हुए हैं कोरोना कारण के चलते। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए भी विभाग ने काफी कुछ मदद की। किस प्रकार की योजना उन बच्चों के लिए बनाई गई? जिन कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप का खोया है उनके लिए सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू किया है। तो महतारी दुलार योजना में ये था कि उन्हीं बच्चों को रखा गया है उसके तहत जिनके पेरेंट्स उनसे बिछड़ गए, और उसके लिए हम लोगों ने स्टाइपेंड की व्यवस्था किया। पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपया प्रति महीने स्टाइपेंड दिए जाएंगे, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को 1000 रुपये प्रति महीने कोई स्टाइपेंड दिए जाएंगे। और हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी फैसला किया कि जब हम उसको स्टाइपेंड दे रहे हैं तो उनकी जो पढ़ाई का फीस है वो भी हम लोग दें,
जहाँ जहाँ पर अगर बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा हो तो वहाँ की जितना जो फीस है वो उसको सरकार के द्वारा उसमें व्यवस्था के उसको पटाया गया ये। लेकिन हम लोग ने उसमें सीलिंग रखा कि अगर मान ली बहुत बड़े कोई स्कूल है, डीपीएस स्कूल है या राजकुमार स्कूल है, उसकी फीस बहुत रहती है। तो सरकारी तौर पर जो स्कूल हमारे हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, एकलव्य विद्यालय हैं, उनकी जो अधिकतम जो फीस होती है वहां तक तो हम लोग उसको वहां तक फीस हम उसको देंगे, ताकि हमारे जो कोरोना काल में जिनके माता पिता काल कल्पित हो गए थे उन अनाथ बच्चों को पढ़ाई में सुविधा हो सके। इन बच्चों के आंकड़ों की अगर हम बात करें, कितने बच्चे इस पूरी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं इस वर्ष? आंकड़ा तो मैं भी मेरे पास उसका अभी तो नहीं है मेरे पास अगर, लेकिन हम लोग ने आपका उसमें पूरी हर जिले में एक कलेक्टर और वहाँ के डीओ, वहाँ का सीओ, सहायक आयुक्त, इनकी कमेटी बनाई थी कि आपके जिले में जितने भी कोरोना काल में जिनके माँ बाप खत्म हो गए हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हित करके और वहाँ जो अगर पढ़ाई की व्यवस्था अगर वहाँ पर है तो उसकी करें। वहाँ पर स्कूल में अगर मान लीजिए अंग्रेजी माध्यम से अगर पढ़ाई वो कर रहा था तो हमारे जो आत्मानंद स्कूल जो अंग्रेजी माध्यम से है वहाँ पर उसको व्यवस्था कराएं और उनकी जो स्टाइपेंड की व्यवस्था, उनकी फीस की व्यवस्था की जानकारी यहाँ भेजें, हम उसकी व्यवस्था करें। मंत्री जी, आपने जिक्र किया अभी स्वामी आत्मानंद स्कूल का। ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल किन बच्चों को लाभान्वित करने के लिए और किस योजना के तहत बनाए गए थे? देखिए, आज हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल जहाँ अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे लैब हो, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो, ड्रेस अच्छे हो। तो ये बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको हमको करना चाहिए। और शुरुआत में हम लोगों ने रायपुर के 4 स्कूल को चयन किया और उसकी अच्छी व्यवस्था देखी। वहाँ पर जो हमारे स्कूल भवन थे उसको अच्छी कायाकल्प किया गया, उसके इनोवेशन किया गया, उनका मरम्मत की गई, अच्छा रंग रोगन करके अच्छा एक बढ़िया स्कूल बनाया गया और संचालित किया गया। और पहले साल में हमने 52 स्कूल पूरे प्रदेश में संचालित किया गया और उन 52 स्कूलों में हर पेरेंट चाह रहा था कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़े। कई हमारे दूसरे स्कूल में जहाँ पढ़ रहे थे, दूसरे प्राइवेट स्कूल में जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके पेरेंट्स भी बोले कि हम अपने बच्चों को यहाँ डालेंगे। उसमें हम लोग ने बच्चों की संख्या सीमित रखा, 40% उसमें रखा और उसकी जो लोकप्रियता बढ़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम इसको ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे। और दूसरे साल हम लोगों ने इसको 119 स्कूल और संचालित किए और कुल मिला के आज 171-72 स्कूल करीब हमारे पास हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि शिक्षा विभाग ने किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद और सहयोग इसमें रहा कि हम अपने छत्तीसगढ़ में बच्चों की टैलेंट की कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की रहती कि उनको अवसर नहीं मिल पाता था, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल हैं, डीपीएस स्कूल हैं, राजकुमार कॉलेज हैं, वहां पर अगर पढ़ाते हैं तो उनकी फीस कभी 3 लाख, कभी 4 लाख, इस प्रकार के। तो हर जो पेरेंट्स है उनकी पहुंच के बाहर थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे उन लोगों की जो सपना था उसको पूरा किया कि हम अंग्रेजी स्कूल के माध्यम सरकारी तौर पर संचालन करेंगे और उसमें सभी जो बच्चे उसमें पढ़ेंगे। हम लोगों ने खास बात उसमें ये रखा कि उसमें जो पढ़ने वाले जो वो रहेंगे उसमें 50% छात्राएं उसमें रहेंगी, 50% छात्राओं के लिए रखा और 25% जो आदिवासी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनके लिए रखा। यही एक सवाल, गरीब बच्चों के लिए भी किसी प्रकार की व्यवस्था इन स्कूलों में? 25% गरीब बच्चों के लिए रखा है, उसमें रखा है ना, उसमें सभी उसमें आते हैं, चाहे ST/SC हो, सब लोग हैं, और बाकी 25% सबके लिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था की है और एक अच्छा स्कूल हम लोगों ने जो परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, आज 172 स्कूल हमारे पूरे प्रदेश में संचालित हैं। अंतिम सवाल के रूप में, विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान बनाने की एक कल्पना राज्य सरकार की ओर से हुई है नवा रायपुर में। किस प्रकार की योजना रहेगी, किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में ये आगे बढ़ पाएगा? अंग्रेजी माध्यम की स्कूल की जो सफलता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपने राज्य में अभी तक कोई विश्व स्तरीय कोई स्कूल नहीं है, तो नवा रायपुर में हम लोगों ने उसके लिए 50 एकड़ करीब भूमि उसमें मांग अलॉटमेंट शायद हुआ है और उसकी एक समिति, एक उसकी सोसाइटी बनी हुई। सोसाइटी में माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष रहेंगे, बाकी और भी लोग रहेंगे, शिक्षा मंत्री उसमें उपाध्यक्ष रहेंगे, बाकी लोग रहेंगे। तो उसकी कमेटी की बैठक भी हुई
और बैठक का किस प्रकार का संचालन होगा। तो हम लोग का ये था, परिकल्पना ये है कि विश्व स्तरीय और रेसिडेंशियल स्कूल रहेगा, उसमें सभी प्रकार की व्यवस्था उसमें रहेगी। उसमें स्विमिंग का भी रहेगा, खेलकूद का भी रहेगा, हॉर्स राइडिंग भी रहेगा, पढ़ाई भी अच्छा, और एक अच्छे एक मॉडल स्कूल के रूप में संचालित करने का हम लोग की कल्पना है और साकार करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम करेंगे इसको, और नया राजधानी में ये बनेगा और वो पूरी तरह से रेसिडेंशियल होगा। सभी लोग वहीं पे रहेंगे, टीचर भी वहीं रहेंगे, बच्चे भी वहाँ पर, उनकी वो सब व्यवस्था रहे। और सभी जो हम लोग कई स्कूलों को देख के एक किस प्रकार से उसकी परिकल्पना की जाएगी ताकि एक अच्छा स्कूल हमारे यहाँ बन सके। बिल्कुल, तो शिक्षा के क्षेत्र में तमाम कार्य राज्य सरकार के नेतृत्व में यहाँ पे किए गए हैं। कोरोना काल हो या ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाने की व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में सरकार को सराहना मिली है पेरेंट्स की ओर से। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को ऊंचा बढ़ाने में तो तमाम विषयों पर आज हमारे साथ मंत्री जी जुड़े रहे। मंत्री प्रेमशाह सिंह टिकाम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, आपको भी धन्यवाद। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज को भी कि आज यहाँ पर आए और अपनी बात को कहने का अवसर दिए। धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये थे मंत्री टिकाम जी, जिन्होंने हमसे तमाम विषयों पर चर्चा की। और विशेष तौर पर अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से राज्य सरकार ने अनेकों कार्य किए हैं, विश्व स्तर पर इसकी सराहना देखी जा सकती है। अन्य खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।